देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार और मैं हूं आपके साथ प्रिया पांडे। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मीरा भाईंदर में शादी डेकोरेशन गोदाम में भीषण आग, लाखों रुपए का सामान जलकर खाक, दमकल की बड़ी कार्रवाई। फर्जी ड्रग लाइसेंस और कोडीन सिरप तस्करी का खुलासा, करोड़ों की संपत्ति कुर्कियों के लिए नोटिस जारी। बांग्लादेश में हिंदू अत्याचार के खिलाफ देश भर में विरोध, कोलकाता और पश्चिम मेदिनीपुर में प्रदर्शन और पुतला जलाया। मुंबई कांग्रेस ने महायुति सरकार पर लगाया बड़ा भ्रष्टाचार और शहर को बर्बाद करने का आरोप। गोरखपुर में जल अर्पण गांव कार्यक्रम के दौरान सांसद रवि किशन ने बांग्लादेश घटना पर विपक्ष पर किया हमला। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर बढ़ती हिंसा को लेकर तीखे तेवर दिखाए। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि किसी भी देश में हिंसा होने वाले नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना उसे देश की सरकार की पहली जिम्मेदारी होती है। यदि बांग्लादेश में हिंदू असुरक्षित हैं तो यह सीधे तौर पर वहां के शासन की विफलता है। मांझी ने कहा कि भारत में अल्पसंख्यक समाज आपसी भाईचारे के साथ रह रहा है और यही लोकतंत्र की असली ताकत है। ठीक इसी तरह बांग्लादेश में भी वहां के आवाम को आगे आकर हिंदू समुदाय की रक्षा करनी चाहिए। उन्होंने दो टूक में कहा कि हिंसा पर चुप्पी साधना भी अपराध के बराबर है। देश हो या पाकिस्तान हो, दोनों भारत के अंग हैं और जब बंटवारा हो रहा था तो ये नहीं सोचा गया था कि भारत के खिलाफ इतनी खराब बात तो लोग सोचेंगे और भारतवंशियों के खिलाफ इतना गलत काम करेंगे, लेकिन दुर्भाग्य है ऐसा वो लोग कर रहे हैं। बांग्लादेश में हमारे बांग्ला में रह रहे भारतीय लोग हैं, उसमें सभी धर्म के रहे, हिंदू भी हों, सिख हों, ईसाई हों, सभी लोगों के साथ वो लोग ये समझते हैं कि वो भारतीय हैं और इसलिए उनके साथ जो भी विचार व्यभिचार हो सकता है वो कर रहे हैं। मारपीट, लूटपाट, छीन छुटाई सब कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि वो लोग चाहते हैं कि वो लोग यहाँ नहीं रहे, तो एक गलत संदेश दे रहे हैं। चीन में भी लोग रह रहे हैं, रसा में भी रह रहे हैं, ब्रिटेन में भी रह रहे हैं, अमेरिका में भी रह रहे हैं, अन्य जगहों में भी भारत के लोग अपना व्यापार के लिए, नौकरी के लिए रह रहे हैं या वहाँ के नागरिक भी हो गए हैं, वहाँ काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसी बर्बरता वहाँ नहीं हो रही। फर्जी ड्रग लाइसेंस और कोडीन युक्त कफ सिरप की तस्करी का बड़ा खुलासा हुआ है। तस्करी के किडनैपिंग भोला प्रसाद की अवैध संपत्तियों पर शिकंजा कसा गया। कोर्ट ने लगभग 30 करोड़ की अवैध संपत्ति कुर्क करने के लिए नोटिस जारी किया। एसआईटी की जांच में ड्रग माफिया का अंतर्राज्यीय नेटवर्क बेनकाब हुआ। फर्जी लाइसेंस के सहारे झारखंड और उत्तर प्रदेश में कई फर्जी फर्में खड़ी की गई थी जो रांची, पलामू, बोकारो से लेकर सोनभद्र, वाराणसी, चंदौली, भदोही, मिर्जापुर और बलिया तक सप्लाई करती थी। थाना रॉबर्ट्सगंज में गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज है और एनडीपीएस एक्ट की धारा 27-29 के तहत कार्रवाई की जा रही है। बीएनएसएस की धारा 107 के तहत कुर्की की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और वाराणसी में चिन्हित संपत्तियों की कुर्की भी कानूनी रूप से जारी है। अन्य अवैध संपत्तियों का पता चलते ही और बड़ी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने पूरे नेटवर्क पर कड़ी नजर रखी हुई है और ड्रग माफिया की करोड़ों की काली कमाई पर कानून का बुलडोजर चल रहा है। बांग्लादेश में हिंदू युवक को जिंदा जलाने का मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि एक और हिंदू युवक के साथ बर्बरता की खबर सामने आई है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर लगातार हो रहे अत्याचार के खिलाफ पश्चिम बंगाल के कई हिस्सों में प्रदर्शन हो रहे हैं। कोलकाता में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने कोलकाता स्थित बांग्लादेश एम्बेसी का घेराव किया। इसके साथ ही पश्चिम मेदिनीपुर में इलाके में भी हिंदू संगठनों ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए बांग्लादेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और पुतला जलाकर विरोध दर्ज कराया। ये तस्वीरें साफ दिखा रही हैं कि पूरे देश में इस घटना के खिलाफ रोष बढ़ रहा है। बांग्लादेश में हिंदू परिवार को जिंदा जलाने के मामले और हिंदुओं पर लगातार बढ़ते अत्याचार के खिलाफ पश्चिम बंगाल के कई हिस्सों में प्रदर्शन हो रहे हैं। आज कोलकाता में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने कोलकाता स्थित बांग्लादेश एम्बेसी का घेराव किया। इसके साथ ही पश्चिम मेदिनीपुर इलाके में भी हिंदू संगठनों ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए बांग्लादेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और सरकार का पुतला सड़कों पर घसीटकर आग लगा दी। ये तस्वीरें साफ साफ दिखा रही हैं कि पूरे देश में इस घटना के खिलाफ रोष बढ़ रहा है। हिंदू सब अटैक हो रहा है। ये हिंदू राष्ट्र है, पूर्वोत्तर जो आर्यावर्त है उसी का कुछ दाना छटा गया था
उसका रूप में बांग्लादेश को हम देखा है 1947 में। इस रूप में हम पाकिस्तान बांग्लादेश को अलग देखा है। उसके पहले श्रीलंका भी अलग हो गया, उसके पहले ईरान अफगानिस्तान भी हुआ था। जो अभी इस आर्यावर्त से छूटा हुआ था वो अभी भी कोई शांति में नहीं है, सभी कंगाल बन गया और हर दिन उसका पास रोज झगड़ा लड़ाई हो रहा है। अभी तक हिंदुओं को जो अत्याचारित करना चाहते हैं तो वहाँ का सभी हिंदू लोगों को साथ मिलकर हिंदू को रक्षा करना पड़ेगा। हम लोग हिंदू है, इसलिए हम चाहते हैं कि इधर का सब हिंदू उधर के हिंदू के लिए सुरक्षा देने के लिए बहुत काम कर रहा है। अभी तो उधर का जो हिंदू इधर आएंगे, अर्थात पाकिस्तान बांग्लादेश अफगानिस्तान से कोई हिंदू भारत में आ जाएगा तो उसको हम रक्षा करेंगे, खाना पीना के सब व्यवस्था करेंगे, रहने के लिए जगह भी देंगे। और यहाँ पे जो जिहादी है हिंदू को जो मारना पीटना चाहते हैं और भगाना चाहते हैं, हिंदू धर्म को जो नष्ट करना चाहते हैं, उस दुष्ट को हम भी नष्ट करना चाहते हैं। मुंबई कांग्रेस ने आज महायुति सरकार के खिलाफ बड़ा मोर्चा खोलते हुए उस पर मुंबई को बर्बाद करने और बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। बीएमसी चुनाव के मद्देनजर मुंबई कांग्रेस ने महायुति सरकार की कथित नाकामियों और भ्रष्टाचार को लेकर एक विस्तृत चार्जशीट भी जारी की। यह चार्जशीट मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष और सांसद वर्षा गायकवाड़ द्वारा बांद्रा ईस्ट के वाल्मीकि नगर में प्रकाशित की गई, जहां कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता और विधायक मौजूद रहे। वर्षा गायकवाड़ ने आरोप लगाया कि पिछले 3 साल 9 महीने तक बीएमसी पर प्रशासक का शासन रहा। इस दौरान जनप्रतिनिधियों की गैर मौजूदगी में गठबंधन ने मुंबईकरों के हित को नजरअंदाज किया। उन्होंने कहा कि मुंबईकरों को बुनियादी सुविधाएं तक नहीं मिल पा रही, सड़कों पर गड्ढे हैं, ट्रैफिक और वायु प्रदूषण की समस्या लगातार बढ़ रही है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि बीएमसी के बैंक डिपॉजिट तक लूट लिए गए और पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं सार्वजनिक परिवहन जैसे अहम मुद्दों की अनदेखी की गई। वर्षा गायकवाड़ ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, मीठी नदी की सफाई और मुंबई की जमीनों की बिक्री में भारी भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए कहा कि कई बड़े प्रोजेक्ट्स में खुलकर करप्शन हुआ है। उन्होंने स्पष्ट किया कि मुंबई चुनाव जाति, धर्म या भाषा पर नहीं बल्कि शहर के मूल मुद्दों पर होने चाहिए और मुंबईकर झगड़े नहीं बल्कि विकास चाहते हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों के बीच अत्याधुनिक नेता धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि भारत सरकार को विशेष रूप से अब कोई कदम उठाना चाहिए। हमारे भाई हिंदू परिवार दूसरे देश में मर रहे हैं, जल रहे हैं। यदि अभी हिंदू उनके काम नहीं आए तो हिंदू एकता किस काम का? भारत सरकार को बांग्लादेशी हिंदू के लिए ठोस कदम उठाना जरूरी हो गया है। अगर अब कोई कदम नहीं उठाया तो वे दिन दूर नहीं कि हिंदू और हिंदुत्व का अस्तित्व पूर्णतः खतरे में आ जाएगा। हिंदुओं को, भारत सरकार को विशेष रूप से अब कुछ कदम उठाना चाहिए। हमारे भाई हिंदू परिवार कुछ दूरी पर बगल के पड़ोसी देश में मर रहे हैं, जल रहे हैं। यदि अभी हिंदू उनके काम नहीं आया तो हिंदू एकता किसी काम की नहीं है, चाहे गोपनीय तरीके से अथवा ओपन तरीके से। भारत सरकार को कोई ठोस कदम हिंदुओं के लिए, बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए उठाना जरूरी हो गया है। यदि अब नहीं उठाया तो वो दिन दूर नहीं है जब हिंदू और हिंदुत्व का अस्तित्व पूर्णतया खतरे में पहुंच जाएगा और डायनासोर की तरह विलुप्त तो नहीं होगा, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि बहुत कम हो जाएगा, घट जाएगा, सीमित हो जाएगा। इसलिए यही समय है भारत सरकार को कोई बड़ा कदम उठाकर बांग्लादेशी हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार की आवाज वर्ल्ड वाइड लेवल पर सबको उठानी चाहिए। वहाँ हिंदुओं को प्रोटेक्ट करना चाहिए अथवा भारत में रह रहे अवैध रूप से शरणार्थियों को जो वापसी कर रहे हैं उनकी जगह पर बांग्लादेशी हिंदुओं को जगह देनी चाहिए। एक्शन लेना चाहिए, कुल मिला के कहना बिल्कुल लेना चाहिए। यदि अभी नहीं लिया तो हिंदुत्व होने का, हिंदू होने का और हिंदुस्तानी होने का कोई मतलब नहीं है कि हमारा भाई वहाँ मर रहा हो, जल रहा हो और हम लोग यहाँ पर मजे करें, सिर्फ नारेबाजी करें, भाषणबाजी करें। इससे बांग्लादेशी हिंदुओं की रक्षा। क्रिसमस की रात शहर में एक बार फिर हिंसा की सनसनीखेज घटना सामने आई। सोनेगांव थाना क्षेत्र के वर्धा रोड स्थित होटल प्राइड के सामने हुए खुनी संघर्ष में 20 वर्षीय प्रणय नरवरे की हत्या कर दी गई, जबकि उसके 4 अन्य सभी साथी गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के अनुसार प्रणय अपने दोस्तों के साथ क्रिसमस सेलिब्रेशन के लिए दाबो नामक पब गया था, जहां दूसरे गुट के युवक भी मौजूद थे। डांस के दौरान दोनों गुटों के बीच कहासुनी और धक्का मुक्की हुई, जिसके बाद बाउंसरों ने हस्तक्षेप कर सभी को पब से बाहर निकाल दिया।
हालांकि बाहर निकलने के बाद होटल प्राइड के सामने फिर विवाद बढ़ गया और इसी दौरान आरोपियों ने धारदार हथियार से प्रणय और उसके साथियों पर हमला कर दिया। हमले में प्रणय की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल भर्ती कराया गया। सूचना मिलते ही सोनेगांव पुलिस मौके पर पहुंची, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और 3 संदिग्ध को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की गई। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और अन्य आरोपियों की तलाश भी जारी है। भारत ने बांग्लादेश में जारी अशांति और अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार को लेकर चिंता जताई। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की निर्मम हत्या को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जायसवाल ने कहा कि हम ढाका में हिंदू युवक की हत्या की निंदा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि अपराधियों को जल्द से जल्द सजा मिलेगी। जायसवाल ने कहा, भारत बांग्लादेश में फैलाई जा रही भारत विरोधी झूठी कहानी को खारिज करता है। वहाँ कानून व्यवस्था और सुरक्षा बनाए रखना बांग्लादेश की अंतरिम सरकार की जिम्मेदारी है। उन्होंने बताया कि अंतरिम सरकार के कार्यकाल के दौरान अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा की 2900 से अधिक घटनाएं दर्ज की गई हैं। इन घटनाओं को महज मीडिया की बयानबाजी या राजनीतिक हिंसा कहकर खारिज नहीं किया जा सकता। चीन ने अमेरिका पर एक बड़ी कार्रवाई की है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग के निर्देश पर चीन ने ट्रंप प्रशासन द्वारा ताइवान को रिकॉर्ड 11.1 अरब डॉलर के हथियार बिक्री पैकेज को मंजूरी देने के जवाब में 20 अमेरिकी रक्षा कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह चीन की ओर से की गई अमेरिका के खिलाफ सबसे बड़ी कार्रवाई है। इससे दोनों देशों के बीच में तनाव और भड़क सकता है। गोरखपुर के वनटांगिया गांव जंगल तिनोकनिया नंबर 3 को प्रदेश का पहला जल अर्पण गांव घोषित किया गया। इस अवसर पर शुक्रवार को गांव में एक विशेष कार्यक्रम भी आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में गोरखपुर के सांसद रवि किशन मौजूद रहे। उन्होंने गांव के प्रधान और ग्रामीणों को जल कलश सौंपकर जल अर्पण कार्यक्रम की शुरुआत की। कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए सांसद रवि किशन ने बांग्लादेश की एक घटना का जिक्र करते हुए विपक्ष और कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने पवन खेड़ा के आरएसएस को लेकर दिए गए बयान की आलोचना करते हुए कहा कि इस तरह के बयानों के कारण कांग्रेस की स्थिति बिहार में खराब हुई है। रवि किशन ने कहा कि हम बंगाल को बांग्लादेश नहीं बनने देंगे और बंगाल के बाद उत्तर प्रदेश में भी जीत दर्ज करेंगे। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश की घटना के बाद देश का युवा और महिलाएं जाग चुकी हैं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि हिंदू समाज शांतिप्रिय है, विवाद नहीं चाहता और किसी की शांति में दखल नहीं देता। ऐसे बोल रहे हैं, जब एक दलित हिंदू लड़के को बांग्लादेश में जिंदा मार के जिंदा लटका के पेड़ पे जला दिया गया, तब पवन खेड़ा कहाँ थे? जब एक दलित हिंदू लड़के को बांग्लादेश में उनके प्रिय देश में जला दिया जाता है, तब ये कांग्रेसी, तब ये पवन खेड़ा टाइप के लोग, तब ये विरोधी लोग कहाँ थे? हिंदू को मार दिया जाए तब नहीं, मस्जिद के बाहर डीजे बजा जो उन्होंने कहीं सुना है। हिंदू एक ऐसा शब्द है जो शांति के लिए जाना जाता है, तभी न उसको मार के लटका के पेड़ में जला दिया गया जिंदा। कैसी बातें करते हैं ये विरोधी। इसीलिए इनकी दुर्दशा बिहार में हुई। अब कलकत्ता हम लोग जीतेंगे, बांग्लादेश तो नहीं बनने देंगे उस बंगाल को, इतना याद रखिएगा। वहां का हिंदू बांग्लादेश बनने नहीं देगा, वहां का हिंदू जलाया नहीं जाएगा कलकत्ता का, अब जैसे बांग्लादेश में हुआ था। अब वहां का हिंदू जागेगा। जिस हिंदू लड़के को जलाया गया वो बहुत दुखद था। अब कलकत्ता के लोग आंख खुल गई है, जैसे उस हिंदू लड़के को, उस दलित लड़के को जलाया गया, एक एक लड़का, एक एक माँ बहन जाग गई है भारत की। अब जान लें, अगली बार हम कलकत्ता जीतेंगे, उसके बाद उत्तर प्रदेश जीतेंगे। और ये इसलिए जीतेंगे क्योंकि हम लोग रक्षा, सुरक्षा, विकास के साथ मोदी जी के पद चिन्हों पे चलने वाला ये देश है। उनकी बातों पर चलना, उनके निर्णय के साथ चलने वाला देश है। किसी को हम लोग यहाँ जलाते नहीं हैं, जैसे बांग्लादेश में जलाया गया था। और पवन खेड़ा जैसे लोगों को तब बयान या उनकी बातें तब नहीं निकली, ये बहुत दुखद है, याद रखिएगा। लेकिन इसका जवाब कलकत्ता के वोटर देंगे, बंगाल के, उसको बांग्लादेश नहीं बनने देंगे। अब बंगाल के लोग बहुत हो गया वहां पर। प्रयागराज के करेली थाना क्षेत्र के भावपुर इलाके में बीच सड़क एक महिला की गोली मारकर हत्या से सनसनी फैल गई। मृतका की पहचान आशिया खातून के रूप में हुई है। जानकारी के मुताबिक आशिया खातून की बेटी की शादी इलाके के ही वसीम से लव मैरिज के जरिए हुई थी, जिसके बाद से दामाद और सास के बीच लगातार विवाद होता रहता था। बताया जा रहा है कि आज भी दोनों के बीच कहासुनी हुई, जो सड़क पर झगड़े में बदल गई।
इसी दौरान आरोपी दामाद वासिम ने आशिया खातून को गोली मार दी और मौके से फरार हो गया। गोली की आवाज सुनकर इलाके में अफरा तफरी मच गई और सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पुलिस ने घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज कब्जे में लेकर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। मौके पर डीएसपी मनीष कुमार शांडिल्य और एसीपी राजकुमार मीणा भी पहुंचे और आरोपी की जल्द गिरफ्तारी के निर्देश दिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में लाल किला के सामने हुए कार धमाके को लेकर चौंकाने वाला खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि इस धमाके में 40 किलो विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया था, जबकि 3 टन विस्फोटक पहले ही बरामद कर लिया गया था। गृह मंत्री ने कहा कि इस साजिश में शामिल पूरी टीम को ब्लास्ट से पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया। इस पूरे नेटवर्क की जांच हमारी सभी एजेंसियों की ओर से बहुत प्रभावी ढंग से की गई। दिल्ली ब्लास्ट की जांच कर रही एनआईए ने इस मामले में 9 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनमें से 3 डॉक्टर मुजम्मिल, आदिल राठौर और शाहीन शहीद के अलावा एक मौलवी इरफान भी शामिल है। यह मामला जम्मू कश्मीर पुलिस की ओर से पर्दाफाश किए गए व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल से जुड़ा हुआ है। 10 नवंबर को मुजम्मिल का दोस्त उमर विस्फोटक से भरी हुई कार चला रहा था और वो ही इस आतंकी हमले का मुख्य साजिश करता था। इस धमाके में 15 लोगों की मौत हो गई थी। यह धमाका हुंडई कार i20 में हुआ था, जिसे उमर ड्राइव कर रहा था। नई दिल्ली में एंटी टेररिज्म कॉन्फ्रेंस 2025 का उद्घाटन करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, जम्मू कश्मीर के पहलगाम स्थित बैसरन घाटी में हुआ आतंकवादी हमला पूरे देश को झकझोर देने वाला था। भारतीय महिला क्रिकेट टीम के स्टार ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा ने T20 क्रिकेट में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल कर ली है। उन्होंने ऐसा कारनामा कर दिखाया है जो अब तक पुरुष टीम के दिग्गज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह भी नहीं कर सके। अपनी शानदार गेंदबाजी के दम पर दीप्ति ने विपक्षी टीम की रन गति पर पूरी तरह लगाम लगाई और यह अहम विकेट चटकाए। उनका यह प्रदर्शन T20 जैसे बल्लेबाजी प्रधान फॉर्मेट में बेहद खास माना जा रहा है। दीप्ति की इस उपलब्धि से भारतीय महिला क्रिकेट का कद और ऊंचा हो गया है। तो ये रही अब तक की खास खबरें और खबरों के लिए बने रहिए राष्ट्रीय समाचार के साथ। नमस्कार। के बारे में और हिंदुत्व के बारे में आपके क्या विचार है? क्योंकि ये मोक्ष है, तो अगर हमने इसमें जन्म पाया है, हर भारतीय के लिए बहुत गर्व का विषय। सुधांशु जी आरोप लगाता रहता है कि भारतीय जनता पार्टी पक्षपात करती है। हम किसी के साथ भेदभाव नहीं करते, भेदभाव वो करते हैं। जैसा कि अल्पसंख्यक समुदाय में 4 विवाह की प्रथा है। हमारे संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में ये लिखा है कि समान नागरिक संहिता होनी चाहिए। तो आने वाले दिनों में चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की क्या रणनीति रहने वाली है? भारतीय जनता पार्टी बहुत स्पष्ट, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सबका साथ सबका विकास